नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज हम आपको मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद वाले बयान पर सत्ता का क्लेश दिखाएंगे। आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि जगह जगह मंदिर ढूंढना सही नहीं। इस बयान पर विपक्ष ने कैसे बीजेपी पर कटाक्ष किया और मुस्लिम धर्मगुरु भी खुश हो गए, इस पर एक कुंजी खोलेंगे। आज हम आपको संसद के शीतकालीन सत्र की बैलेंस शीट भी दिखाएंगे, जो हंगामे से शुरू हुई और हंगामे पर खत्म हो गई। लेकिन कितना काम हुआ, कितना क्लेश हुआ, इस पर सत्ता की ये रिपोर्ट हमारे देश के सांसदों को जोर से चुभने वाली है। एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां केजरीवाल ने चुनाव से पहले अब पूर्वांचल कार्ड चल दिया है। केजरीवाल ने जेपी नड्डा पर एक बयान को आधार बनाकर कटाक्ष किया और पूछा है कि वो पूर्वांचली भाइयों की तुलना रोहिंग्या, बांग्लादेशी और घुसपैठियों से कैसे कर सकते हैं। ये संकेत है कि इस बार दिल्ली चुनाव में पूर्वांचल वाला मुद्दा भी ट्रेंड करने वाला है। इसके बाद जयपुर के उस हाईवे का वीडियो जो एक हादसे के बाद लाक्षागृह बन गया। ट्रक और गैस टैंकर में हुई टक्कर के बाद एक बस में ऐसी आग लगी कि 11 लोग जिंदा जल गए। आसमान में उड़ने वाले पक्षी भी झुलस गए और एक शोरूम में खड़ी करीब 40 गाड़ियां खाक हो गई। फिर भोपाल की वो लावारिस कार भी देखिएगा, जिसमें से 10 करोड़ कैश और 42 करोड़ रुपए का 52 किलो सोना मिला है। हालांकि इसका मालिक कौन है, आयकर विभाग की टीम के साथ पुलिस इस सवाल का जवाब बड़ी शिद्दत से ढूंढ रही है। एक बड़ी खबर संबल से भी है, जहां आज एएसआई की टीम 24 जगहों पर गई और गुप्त रूप से 5 मंदिरों और 19 कूपों का निरीक्षण किया। इसमें भद्रक आश्रम, स्वर्गदीप और चक्रपाणी सहित 5 तीर्थ शामिल हैं। ये निरीक्षण करीब 8 से 10 घंटे तक चला। और सत्ता में आज एक रिमाइंडर उन सभी न्यूज मित्रों के लिए जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी वक्त पर अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो ये कितना भारी पड़ सकता है, आज हमने इस पर भी सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। धक्का मुक्की, हंगामा, खून के छींटे, गंभीर आरोपों और लच्छेदार भाषणों से भरपूर संसद का शीतकालीन सत्र आधे अधूरे काम के साथ आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। 25 दिनों के शीतकालीन संसद सत्र में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसे शायद जितना कम याद रखा जाए उतना ही अच्छा होगा। आज हमने सत्ता में संसद के एक्शन से भरपूर इस सत्र पर एक विस्तृत कुंजी तैयार की है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि जहां जिस संसद में कानून बनने थे वहां कितने कानून बने, जिस संसद में चर्चा होनी थी वहां कितनी चर्चा हुई और जिस संसद में नीति का निर्धारण होना था वहां कैसे आरोपों का निर्धारण होता रहा। लेकिन शुरुआत आज उन तस्वीरों से करते हैं जिनमें कल की घटनाओं के अंश देखने को मिले। आम्बेडकर के अपमान के मुद्दे पर आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने थे। सत्ता पक्ष ने गांधी मूर्ति के सामने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनके हाथों में तख्तियां थी जिनमें राहुल गांधी के खिलाफ नारे लिखे हुए थे, जबकि विपक्षी सांसदों ने विजय चौक से संसद भवन तक मार्च किया और अमित शाह से माफी मांगने की मांग की। कल संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की का मामला आज भी सुर्खियों में रहा। बीजेपी के सांसद राहुल गांधी पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे थे, जबकि कांग्रेस की तरफ से वायनाड के सांसद प्रियंका गांधी ने साफ साफ कह दिया कि उनका भाई किसी को धक्का दे ही नहीं सकता। एक बार आरोपों वाली ये रील देखिए, फिर आपको और आगे की कहानी दिखाएंगे। भवन परिसर में किसी भी दौर पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। डेस्परेट हो गए हैं कि आज इसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते और जो इन्होंने किया है अंबेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान। राहुल गांधी अंबेडकर हो गए। जिस कांग्रेस का डीएनए बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित करने का रहा, वो उस पाप को कैसे धो पाएगा? उसने तो अराजकता फैलाई है और बाबा साहेब अंबेडकर बनना चाहते हैं। ये भाजपा की फासिस्टवादी सोच है। अंबेडकर जी का अपमान हम नहीं सहेंगे
इसके लिए हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, चाहे जेल भेजो चाहे लाठी चलाओ। तो सदन के अंदर या सदन के बाहर कांग्रेस का एक ही सिद्धांत है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। कांग्रेस तेरी गुंडागर्दी नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, सरासर गलत है और जो लोग जिम्मेदार हैं इसके भारतीय जनता पार्टी के, दे शुड अपोलोजाइज टू द नेशन। उसी नियत से आए थे कि आपको कन्फ्रंटेशन करना, और ये सब अपरिपक्वता का छात्र नेता वाला गुण है। अभी वो समझते हैं कि छात्र नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, विरोधी दल का नेता बन गए हैं और छात्र नेता की तरह बिहेव करते हैं। इन सब के बीच आज संसद में फिर से हैंडबैग वाली राजनीति की एंट्री हुई, लेकिन इस बार इसकी लॉन्चिंग प्रियंका गांधी की तरफ से नहीं बल्कि बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की तरफ से की गई। संसद परिसर के अंदर अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को एक बैग गिफ्ट किया जिसमें लाल रंग से 1984 लिखा हुआ था। बीजेपी 1984 की सिख विरोधी हिंसा को लेकर कांग्रेस पर हमला करती रही है और आज तमाम सियासी हमलों को गिफ्ट बैग की शक्ल में कांग्रेस की तरफ बढ़ा दिया। प्रियंका गांधी को बैग देने के बाद अपराजिता सारंगी ने क्या कहा, एक बार सुनते हैं, फिर आपको 25 दिनों में संसद ने क्या कुछ किया वो भी बताएंगे। माननीय सांसद प्रियंका गांधी जी को बैग लेकर चलने की आदत है, अच्छा लगता है उन्हें बैग, अच्छी बात है। तो हमने एक सुंदर सा जूट बैग उन्हें दिया, उसके ऊपर 1984 दंगे लिखे हुए हैं, 1984 राइट्स, और याद दिलाना था उन्हें कि जब उनकी सरकार थी 1984 में तो किस तरह की घटनाएं भारत में हुई थी, कितने परिवार बर्बाद हो गए। 1984 की जो त्रुटियां हैं वो अभी जो कांग्रेस की जनरेशन है उसे जाने, समझे, स्वीकारे और उसकी पुनरावृत्ति न करे, इसलिए वो बैग दिया। अब आते हैं संसद सत्र में कितना काम हुआ उस मुद्दे पर। जिस संसद के 1 घंटे की कार्यवाही में करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहां 25 दिन के संसद सत्र में कितना खर्च हुआ। 25 नवंबर को शुरू हुए संसद सत्र में लोकसभा में 20 बैठकें और राज्यसभा में 19 बैठकें हुई। दोनों सदन को मिलाकर लगभग 105 घंटे कार्यवाही चली। कामकाज की दृष्टि से इस सत्र में लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 94% और राज्यसभा में 41% रही। 54% माफ कीजिएगा, और राज्यसभा में 41% रही। सरकार की तरफ से कुल 16 से 17 बिल पेश होने थे, लेकिन लोकसभा में 5 बिल और राज्यसभा में 4 बिल ही पेश किए गए। दोनों सदनों में हंगामे के बाद सबसे ज्यादा चर्चा संविधान पर हुई, जिसमें लोकसभा में 15 घंटे 43 मिनट संविधान पर चर्चा हुई। 62 सांसदों ने हिस्सा लिया और राज्यसभा में 17 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई, जिसमें 80 सांसदों ने हिस्सा लिया। लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक देश एक चुनाव पर 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया, जिसे जेपीसी में भेजने का फैसला लिया गया। इस सब के अलावा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया, जो खारिज हो गया। हालांकि सभापति धनखड़ पर हमले अब तक कम नहीं हुए हैं। आज टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने यह दावा किया कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ सदन में कामकाज के दौरान लगभग 30% समय तो खुद ही बोलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 18 दिसंबर तक राज्यसभा की कार्यवाही कुल 43 घंटे चली, जिसमें से लगभग 4.5 घंटे धनखड़ जी ही बोले हैं। कुल मिलाकर संसद के शीतकालीन सत्र में एक्शन तो काफी था, लेकिन इस एक्शन से संसद की गरिमा को कई बार ठेस पहुंची। हालांकि राजनीति के सबसे प्रभावी गुणों में से आरोप लगाने के गुण का इस्तेमाल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में बराबरी की टक्कर पर रहा। आज जब शीतकालीन सत्र का क्लाइमैक्स हुआ तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने वक्त की बर्बादी के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। The 1.4 billion citizens of Bharat expect better from us. It is time to choose between meaningful debate and destructive disruption. किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने संसद में बाधित करके
कामकाज का जो हमारा गति है इसमें काफ़ी रोक लगाया, जिसका वजह से प्रोडक्टिविटी जो रेट है, कामकाज का जो प्रतिशत है वो काफ़ी कम हुआ है। I am a very disappointed MP. Most of us are disappointed. I think that there are a lot of very major issues we discussed in our country. For many of us, the only constructive work was done in the parliamentary committees. But the main parliament did not fulfill its duty to the nation. And I think we've let the people of India down. I think it's very unfortunate. Deputy Leader, please. ये मायूसी बहुत होती है जब सदन नहीं चलता है। इतनी तैयारी के बाद इतने महत्वपूर्ण समय की बर्बादी होती है, देश का पैसा बर्बाद होता है। सत्ता पक्ष खुद ही नहीं चाहती कि हाउस चले। वैसे संसद में लगने वाले आरोप कल पुलिस थाने तक पहुंच गए और अब दिल्ली पुलिस उस पर सक्रिय भी दिख रही है। कल दिन में धक्का मुक्की की शिकायत, देर शाम मुकदमा दर्ज होने के बाद अब दिल्ली पुलिस इस धक्का मुक्की में घायल सांसदों महेश राजपूत और प्रताप सारंगी के बयान दर्ज करने वाली है। अब तक की जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस बयान दर्ज करने के बाद सीसीटीवी और वीडियो फुटेज की जांच भी करेगी। इसके बाद कैमरे और मोबाइल से लिए गए वीडियोस की जांच होगी। फिर धक्का मुक्की वाले सीन का रिक्रिएशन हो सकता है। इसके बाद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और दूसरे सांसदों को पुलिस नोटिस भेजेगी। इसके बाद उनसे पूछताछ के लिए समय और स्थान निर्धारित किया जाएगा। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दिल्ली पुलिस हर कदम सोच समझकर उठा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि घटना के पीछे की सच्चाई क्या है। इधर दिल्ली पुलिस कांग्रेस की शिकायत की भी जांच कर रही है। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में बीजेपी सांसदों को आरोपी बताते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का देकर गिराने और SC/ST एक्ट लगाने की मांग की। जाने दो यार। सत्ता में अब संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक ऐसे बयान की बात जिसने बढ़ती हुई सर्दी के बीच सियासत का अलाव जलाने का काम किया है और अब इसी आग में हमारे देश के कई नेता अपने हाथ सेक रहे हैं और अपनी राजनीति को गर्म करने की कोशिश भी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से देश में मंदिर मस्जिद वाले कई नए अध्याय लिखे गए हैं, लेकिन RSS प्रमुख मोहन भागवत ने इस पर क्यों चिंता जताई और कैसे मंदिर मस्जिद वाले चैप्टर को बंद करने का प्रयास किया, ये आइए आपको बताते हैं। दरअसल गुरुवार को पुणे में कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि देश में हर दिन मंदिर मस्जिद वाला विवाद उठाया जा रहा है, जो बिल्कुल सही नहीं है। पहले RSS प्रमुख मोहन भागवत की वो बड़ी बातें सुनिए जिन पर सत्ता का जोरदार क्लेश शुरू हो गया है। मोहन भागवत ने कहा है कि अयोध्या राम मंदिर विवाद के बाद देश में मंदिर मस्जिद के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ऐसा करके कुछ लोग हिंदुओं का नेता बनना चाहते हैं, ये स्वीकार्य नहीं है। हर दिन देश में मंदिर मस्जिद वाला एक नया मामला उठाया जा रहा है, ये नहीं चल सकता। जगह जगह मंदिर ढूंढने की इजाजत नहीं दी जा सकती। भारत को ये दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। पहले हम आपको RSS प्रमुख का ये बयान शब्दशः सुनवाते हैं, फिर बताएंगे इस भागवत ज्ञान पर कैसे राजनीति हो रही है। श्रद्धेचा आदर सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल हे नाही जाणार। स्वतंत्र भारतामध्ये आम्हाला भारतात राहायचं आहे असं म्हणणारे सगळे लोक होते। मग भारतात राहायचं आहे आणि भारतीय होऊन राहायचं, आपण सगळे एक आहोत। वैसे यूपी में पिछले कुछ दिनों से मंदिर खोजने का कार्यक्रम काफी तेजी से चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मंदिर से जुड़े बयान देते रहे हैं। ऐसे में अब मोहन भागवत के इस बयान को खास तौर पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जोड़कर देखा जा रहा है और सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर मोहन भागवत अपने इस बयान से किसे संकेत दे रहे हैं। वैसे बीजेपी के कई बड़े सांसद हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि मोहन भागवत का बयान सही है। इस तरह जगह जगह मंदिरों की खोज नहीं होनी चाहिए और बयानों में संयम होना चाहिए। हिंदू समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और जो आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा है उसको स्वीकार करना चाहिए। और बीजेपी के कार्यकर्ता भी उससे अलग नहीं हैं। अतीत के इतिहास को ध्यान रखना और कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि घटा है ये सब कुछ। लेकिन
पूज्य मोहन भागवत जी के द्वारा कहा गया विषय सही माने में हम कार्यकर्ताओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में है, और इस सब के बावजूद भी हमको देश को विकास के रास्ते पर ले जाना है, देश को अव्यवस्था के रास्ते पर नहीं। पहले भी उनका वक्तव्य आया है और उनका सीधा सा मंतव्य यही है कि हम अपने धर्म का पालन करते समय तमाम प्रकार की और अन्य आवश्यकताएं, मान्यताएं हैं, उनके अनुपालन में भी हम आगे बढ़ सकें और देश को एक अच्छे वातावरण में हम उन्नति की तरफ ले जाएं। पूजनीय सरसंघचालक जी ने जो विषय रखा है, ये देश के हित में है, ये मानवता के हित में है, यह भारत की संस्कृति के हित में है और समरसता के हित में है। उनके दिए हुए वाक्यों को मैं गुरु रूप मानकर, कैसा अमृतपान मानकर के राष्ट्र के हित में जो उनके दिए हुए संदेश है, उस संदेश को हम आगे ले जाएं। वैसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के सद्भावना और सौहार्द वाली ये गेंद विपक्ष की सियासी पिच पर भी बहुत घूम रही है और नेता स्वादानुसार इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो लोग संसद में कल तक आरएसएस का नाम लेकर बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे थे, उन्हें भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बातें पसंद आ रही हैं। जहां पहले से विवाद चल रहे हैं, जहां मंदिर को तोड़ के ही मस्जिद बनी है, ऑलरेडी केस है, तो उसको वो चलेगी, उसका न्याय होना चाहिए, उसका निदान होना चाहिए। निदान संविधान से होगा, लाठी डंडे से नहीं होगा। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जो सुझाव उन्होंने दिया है रचनात्मक सुझाव है, पर जो लोग उनसे विचारात्मक तौर से इत्तेफाक रखते हैं, ये राय उनको देनी चाहिए कि भाई वो संयम रखे, धैर्य रखे। पहली बार हम उनकी बात से सहमत हैं कि बिल्कुल, हालांकि ये सब शुरुआत वहीं से हुई हुई है, लेकिन जो अहम मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं इन सब चीज़ों के बीच में। तो हमारी भी यही कोशिश है कि समाज का जो ताना बाना है वो बना रहे और आपसी भाईचारे के साथ हम लोग सब अपने देश की प्रगति के लिए काम करें। सामाजिक सद्भावना के लिए और राष्ट्रीय सद्भावना के लिए माननीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है, उनकी उस बात को सबको स्वीकार करना चाहिए। इसी में देश का हित है। बिल्कुल ठीक कहा है मोहन भागवत जी ने। लोगों को शांति स्थापित करने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए और इस तरह का काम जिसमें इंटेंशन ही हो कहीं तनाव पैदा करना, यह उचित नहीं है। आरएसएस प्रमुख के इस बयान से मुस्लिम धर्मगुरु भी खुश हैं। उनका कहना है कि इससे अच्छा माहौल तैयार होगा। वहीं साधु संतों का कहना है कि आरएसएस प्रमुख का बयान सही है, लेकिन जो मंदिर 400 साल पुराने हैं या जिन्हें तोड़कर मस्जिद बनाई गई, उनका सच तो सामने आना ही चाहिए। मैं माननीय मोहन भागवत जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि न्याय विवाद वास्तव में, लेकिन न्याय विवाद जो आज संभल की घटना है, वो संभल की घटना न्याय विवाद नहीं। तो प्राचीन कार्य जो है, जो हमारे 500 वर्ष 400 वर्ष पुराने जो मंदिर मठ थे, जो काबिज थे, जिन्होंने आताताइयों ने बंद कर रखा था, जहाँ पूजन पाठ नहीं हो पा रहा था और जो इतिहासों में वर्णित है, उसे नया नहीं कहा जा सकता है, वह प्राचीन है। नए तभी होंगे जबकि कोई नया मंदिर बना दिया जाए। इस बयान का स्वागत करता हूं, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे से मंदिर तलाश करना, हर मज़ार के नीचे से शिवलिंग तलाश करना, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है और ये सेहतमंद मुल्क की अलामत नहीं है। लिहाजा आरएसएस प्रमुख ने ये बयान देके इस वक्त मुल्क के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा किया है। भारत के करोड़ों लोग जो अमन शांति चाहते हैं, प्यार और मोहब्बत चाहते हैं, भारत से मोहब्बत करते हैं, भारत की एकता, अखंडता और उसकी सालिमियत के लिए कोशा रहते हैं, उन सब के लिए स्वागत करने वाली बात है और उनके लिए खुशी की बात है।
दरअसल पिछले कुछ दिनों में मस्जिदों में मंदिरों वाले दावे किसी वेब सीरीज के नए एपिसोड की तरह रिलीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से शहर शहर हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारियां बढ़ती जा रही हैं। हाल फिलहाल में इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के संबल से हुई, जहां जामा मस्जिद में श्री हरिहर मंदिर की बात हुई, जहां जामा मस्जिद में श्री हरिहर मंदिर का दावा किया गया। एएसआई ने निरीक्षण किया और इसके बाद संबल में जो हिंसा हुई उसकी आंच आज तक महसूस की जा रही है। इसके बाद अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर बताने का दावा किया गया और ये मामला भी अभी कोर्ट में है। इसी तरह पहले उत्तर प्रदेश के बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर का दावा हिंदू पक्ष ने किया, तो इसके बाद ऐसा ही रिपीट टेलीकास्ट यूपी के जौनपुर में हुआ, जहां अटाला मस्जिद को अटाला देवी का मंदिर बताया जा रहा है। क्योंकि ये लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत तक इस पर चिंतित है। वैसे ऐसा नहीं है कि भागवत ने इस तरह का सख्त संदेश पहली बार दिया हो। इससे पहले जनवरी 2022 में उन्होंने ये कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना है। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं। सत्ता में अब हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसमें 10 करोड़ रुपए कैश है, 52 किलोग्राम सोना है जिसकी कीमत 42 करोड़ रुपए है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसका मालिक कौन है, इसके जवाब को आयकर विभाग और पुलिस की टीम बड़ी शिद्दत से तलाश कर रही है। ये चौंकाने वाली खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से आई है, जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम को एक खाली प्लॉट में खड़ी लावारिस कार से 42 किलो सोना मिला है। 10 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। हालांकि इसे यहां कोई छोड़कर गया या पूरी तैयारी के साथ इसे ठिकाने लगाने की कोशिश की गई, इसका पता नहीं चल पाया है। वैसे 10 करोड़ कैश और 52 किलोग्राम सोने को इनकम टैक्स विभाग और लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आयकर विभाग को यह बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट कारोबारियों पर रेड के बीच मिली है। आयकर विभाग ने 2 दिन में भोपाल और इंदौर में 51 ठिकानों पर छापेमारी की है, जबकि लोकायुक्त पुलिस का एक्शन रिटायर्ड आरटीओ कर्मचारी सौरभ शर्मा पर हो रहा है। अब ये पता लगाया जा रहा है कि सोना और कैश का कनेक्शन बिल्डर और आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल के यहां चल रही कार्रवाई से तो नहीं है। इस पर हम आपको एक न्यूज रील भी आइए दिखाते हैं। बावन किलो सोना। अब तक की मध्य प्रदेश की इनकम टैक्स की कार्रवाई में कभी भी इतना ज़्यादा सोना नहीं मिला है। तकरीबन 42 करोड़ रुपए इसकी कीमत है और 10 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। 3 दिनों से लोकायुक्त की इनकम टैक्स की कार्रवाई अलग अलग जगहों पर चल रही है, मगर जो हमें जानकारी मिल रही है कि तीनों अलग अलग रेड एक ही जगह पर जाकर मिल रही है। ये तस्वीरें आप इनोवा क्रिस्टा कार की देख रहे हैं और ये वही कार है जिसमें रात 1:30 बजे 1:30 से 2:30 बजे के बीच इनकम टैक्स विभाग आया और इसमें से 52 किलो सोना बरामद किया गया। सौरभ शर्मा आरटीओ के कर्मचारी हैं, उनका नाम इसमें आया है। 2.5 करोड़ रुपए कैश तो उनके घर से बरामद हुआ है। कई पूर्व आईएएस अधिकारियों के इसमें नाम सामने आ रहे हैं, हालांकि अभी तक ऑफिशियली रूप से किसी का नाम सामने नहीं आया है। ये सिर्फ गाड़ी इसी फार्म हाउस पर रखी गई थी और यहाँ पर ये देख रहे हैं जो शीशा तोड़ा गया है वो लॉक तोड़ने के लिए, ताकि लॉक खुल सके और उसके बाद इसमें से 52 किलो सोना जब्त किया गया है। अगर उनकी जांच में ये पाया जाता है कि धन जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था या फिर अवैध गतिविधियों से जैसे कि अर्जित वो धन था, तो फिर इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई के लिए वो ईडी को भी अग्रेषित कर सकते हैं और यदि कोई और क्रिमिनल कंटेंट पाया जाता है तो फिर लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं।
अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में कहा था कि जब वो विदेश जाते हैं और उनसे सड़क हादसों पर सवाल होता है तो वो शर्मिंदा हो जाते हैं। सत्ता में अब उसी शर्मिंदगी पर एक ऐसी खबर जिसमें 11 लोग सड़क पर जिंदा जल गए, पक्षी उड़ते उड़ते जल गए, बाइक सवार का हेलमेट पिघलकर चेहरे से चिपक गया और तो और बस में सोते हुए लोग आग की लपटों में झुलस गए। ये घटना जयपुर की है, जहां आज सुबह करीब 6 बजे एक एलपीजी टैंकर में ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट हो गया, जिसके कारण आसपास के 30 से अधिक वाहनों में आग लग गई। दावा है कि 11 लोग जिंदा जल गए, कई लोग झुलस गए, जिनका इलाज अभी भी जारी है। सवाल है कि एलपीजी से भरे टैंकर को इस तरीके से बनाया जाता है कि टक्कर के बाद भी उसमें आग ना लगे, क्योंकि उसमें ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जिनमें आग लगने का खतरा होता है। फिर इसके बावजूद ये हादसा कैसे हो गया? दरअसल एलपीजी से भरा टैंकर अजमेर की तरफ से जयपुर आ रहा था। जयपुर में भांखरोटा में डीपीएस स्कूल के सामने से टैंकर यू टर्न ले रहा था, तभी जयपुर की तरफ से आ रहे ट्रक ने गैस के टैंकर के नोजल में टक्कर मार दी। नोजल से करीब 18 टन गैस हवा में फैल गई और 200 मीटर का एरिया गैस चेंबर बन गया। इसके कुछ सेकंड के बाद ही टैंकर में जोरदार धमाका हुआ और आसपास की गाड़ियों में आग फैल गई। परेशानी की बात यह भी थी कि हादसे से करीब 100 मीटर दूर कच्चे तेल की पाइपलाइन भी थी, लेकिन वो सुरक्षित है, उसे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। अगर उसमें आग लग जाती तो हादसे में और जाने जा सकती थी। इस हादसे में जो स्लीपर बस जली है वो गुरुवार रात उदयपुर से निकली थी। उसे सुबह 6:30 बजे जयपुर पहुंचना था, लेकिन 6 बजे ही हादसा हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक आग लगने के बाद बस का मेन गेट लॉक हो गया था। इस कारण लोगों को बाहर निकलने में देर हुई और कई लोग जिंदा ही जल गए। काफ़ी लोग इसकी वजह से झुलस भी गए। पीएम मोदी ने सीएम भजन लाल से बात की है, पूरी जानकारी ली है और मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। ये वो घटना स्थल है जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ और यहीं वो घटना हुई थी। ये एलपीजी का टैंकर था, वो जब जैसे ही उसने यू टर्न किया, यू टर्न करने के बाद में पीछे से कंबल से भरा हुआ एक ट्रोला आया और उसने तेज रफ्तार में जो ये ट्रोला था उसने टक्कर मारी। हादसे की सबसे बड़ी जो ये वजह है वो ये बताई जा रही है कि एलपीजी टैंक के जो नोजल थे वो पूरी तरीके से टूट गए थे और उसके बाद में गैस का रिसाव हुआ। गैस का रिसाव होने के बाद में ये जो तमाम इलाका है, यहाँ पूरी जगह जो है गैस फैल गई और गैस फैलने के बाद में ये आप देख सकते हैं सामने एक प्लास्टिक की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ जो भी लेबर थी, इस फैक्ट्री के अंदर जो लोग थे, उन्हें यहाँ पर दीवार तोड़कर बाहर निकाला गया। तो एकदम से धमाके हुए और एकदम से आग लग गई। आग लग के जैसे धुआं का गुब्बार उठा ना, वैसे उठा। इतने में गाड़ियां आपस में भिड़ती रही और लोग मतलब ये इस पोजीशन में आए कि जिनके तन पे कपड़े भी नहीं थे, किसी के जले हुए, किसी के क्या। और मेरा अनुमान जहाँ तक है कि कम से कम 40-50 लोग इसमें जल के ख़त्म हो गए। ये पूरी स्लीपर बस है, यानी कि सवारियों से भरी हुई बस थी, इस सड़क के बीच में खड़ी हुई थी और ये पूरा सामान जो है सवारियों को जल गया है। भी सो रहे थे, जैसे उठे 5:30 बजे तो मतलब जैसे ब्लास्ट हुआ और बस में थे तो फिर बस से कूद के जो बच पाए वो बच गए, बाकी जो नहीं बचे वो जल गए। बाहर एकदम ब्लास्ट हुआ, देखा तो जोर से आग आ गई थी पूरी और आग जो था हमारी बस के अंदर भी आ गई थी। तो हम जैसे बाहर निकले थे, निकलने के चक्कर में गेट लॉक हो गया था, तो फिर बाहर खिड़की थी, ऊपर से खिड़की तोड़ के अंदर बाहर निकले थे, हम कूदे थे। ये टेम्पो आप देखिए, ये तेज रफ्तार में आ रहा था, अचानक से ब्रेक लगे गाड़ियों के और पूरी तरीके से इस टेम्पो की टक्कर। और अब वक्त है सत्ता के रिमाइंडर का। ये रिमाइंडर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले न्यूज़ मित्रों के लिए ज़रूरी है। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और भुगतान में देरी होती है तो अब ब्याज वाला बोझ पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अब बैंक क्रेडिट कार्ड के बकाया भुगतान पर ज़्यादा ब्याज वसूल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्रेडिट कार्ड के भुगतान पर 30% से ज़्यादा ब्याज न लेने की सीमा को ख़त्म कर दिया है।
इससे बैंकों के लिए 30% से ज्यादा दर से ब्याज वसूलने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े NCDRC के पुराने फैसले को रद्द कर दिया। दरअसल राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने वर्ष 2008 में क्रेडिट कार्ड पर ब्याज को लेकर फैसला सुनाया था और 30% से ज्यादा ब्याज लेने पर रोक लगाई थी। NCDRC ने उस वक्त कहा था कि 30% से ज्यादा ब्याज वसूलना उपभोक्ताओं के साथ सही व्यवहार नहीं है। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। बैंकों की दलील थी कि ब्याज दरों को तय करने का अधिकार सिर्फ RBI को है और वो उसी के मुताबिक काम करेंगे। वैसे देखा जाए तो भारत में क्रेडिट कार्ड पर ब्याज की दरों को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में ब्याज की ये दर करीब 10 से 18% के बीच है, लेकिन भारत में 49% तक ब्याज वसूली हो सकती है। आपको बता दें, भारत में करीब 10 करोड़ से ज्यादा क्रेडिट कार्ड हैं, जबकि 2028 तक इनकी संख्या 20 करोड़ होने का अनुमान है। वहीं देश में क्रेडिट कार्ड से करीब 2 लाख करोड़ रुपए के लोन लिए गए हैं। इसीलिए अब भारत में इन क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बकाया राशि के वक्त भुगतान को लेकर थोड़ी एक्स्ट्रा सावधानी की जरूरत है, ताकि एक्स्ट्रा ब्याज के बोझ से बचा जा सके। सत्ता में अब गैर कानूनी ढंग से लोन देने और ब्याज वसूलने वालों के ये बुरी खबर। सरकार ने गैर कानूनी ढंग से ब्याज पर पैसा देने वालों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी की है। सरकार इसके लिए कानून बनाने वाली है। इस नए कानून के मुताबिक जो संस्था रिजर्व बैंक या किसी कानून के जरिए रजिस्टर्ड नहीं है, उन्हें ब्याज पर पैसे देने का अधिकार नहीं होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के डिजिटल ऐप भी लोन नहीं देंगी। गैर कानूनी ढंग से लोन देने पर 2 से 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। गलत तरीके से लोन देने पर अगर केस दर्ज हुआ तो जमानत भी नहीं मिलेगी। हालांकि आप अपने परिवार के लोगों और रिश्तेदारों से लोन ले सकते हैं, ये किसी तरह का अपराध नहीं होगा। पिछले कुछ वर्षों में लोन देकर वसूली के लिए प्रताड़ित करने के कई मामले देखे गए हैं, जिसके बाद सरकार यह कानून बना रही है। अब गैर कानूनी तरीके से लोन देकर वसूली के लिए परेशान करने पर 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। साथ ही इसके लिए 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने वक्त हो गया है क्योंकि हूटर बज चुका है, तो सत्ता में आज के लिए इतना ही। वक्त खत्म हो चुका है सत्ता का। आपसे कल शाम 7 बजे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारी सभी न्यूज़ मित्रों से गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाज़त।